36 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा स्तनपायी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है, तो व्हेल मछली है। अब पूछा जाएगा कि ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला क्या है, तो सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई पूछा जाएगा तो 35 मीटर से अधिक है, और अगर पूछा जाएगा कि इसका वजन कितना है तो 180 मीट्रिक टन से भी अधिक इसका वजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में क्या बदलती है, तो यह क्लोरोप्लास्ट को, सौर ऊर्जा एटीपी में क्लोरोप्लास्ट को बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है। क्या है, तो एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नाम का एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो पर्णहरित और क्लोरोफिल नाम का एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्ते के हरे रंग के कारण होता है। ये जो पिगमेंट आता है वह इसमें, तो पत्ता का जो हरा कलर है इसी के कारण आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो तो स्टेपीज होता है, ठीक है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो यह मनुष्य के कान में पाई जाती है। जबकि मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी हड्डी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा पैर का फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो वो जांघ में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से लसिका का कार्य है। लिम्फ्स, लसिका का क्या कार्य है, तो उसके कार्य, लसिका का जो कार्य है में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायता करता है। ये सही है पॉइंट। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, ये भी सही है। लसिका घाव भरने में सहायक होती है, ये भी सही है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मतलब सभी सही हो जाएगा। अब लसिका क्या है, तो विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतरकोशिकीय में पाए जाने वाला इसका जो कलर है वो हल्के पीले द्रव होता है। इसको क्या कहते हैं, तो हम लोग लसिका कहते हैं। और जितना भी कार्य है यह सब लसिका से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हम लोग का उपयुक्त सभी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, जो शुगर सबसे मीठी चीनी कौन सा हो जाएगा, तो ये फ्रुक्टोज हो जाएगा। ये सबसे मीठी चीनी होगा, तो ये फ्रुक्टोज जो होगा जो फल में पाया जाता है। अब देखते हैं कि सुक्रोज, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में चीनी कहते हैं, तो सुक्रोज चीनी की तुलना में फ्रुक्टोज कितना गुना मीठा होगा, तो 1.7 गुना मीठा होगा। और ग्लूकोज सुक्रोज की तुलना में 0.74 गुना मीठा, तथा मल्टोज, जो मल्टोज होता है 0.4 गुना मीठा होता है। अतः फ्रुक्टोज क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा मीठा होगा। अगर इसको क्रम से हम बोले तो सबसे ज़्यादा मीठा फ्रुक्टोज हो गया, उसके बाद जो सुक्रोज है सामान्य चीनी है वह, और सामान्य चीनी से भी कम मीठा होता है ग्लूकोज, और उससे भी थोड़ा कम मल्टोज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब कि जब हम बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम लिए भुगतान करते हैं, तो किस लिए उसका भुगतान करते हैं बिजली बिल, तो उपयोग में एनर्जी, उपयोग हुई ऊर्जा के लिए। जितना भी हम लोग एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो उसको, उसी का हम लोग क्या करते हैं, बिल देते हैं। अब हम लोग जो बिल देते हैं वह किस तरह देते हैं, तो किलोवाट घंटा में देखते हैं। बिजली का बिल का जो इकाई हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा, जो कि यह किलोवाट घंटा है क्या है, तो ऊर्जा की इकाई है, इसीलिए हम लोग किलोवाट घंटा में उसको देते हैं। इसीलिए हम अपने द्वारा खपत की गई विद्युत ऊर्जा की राशि का भुगतान किस में करेंगे, तो किलोवाट घंटा में करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब कि मादा युग्मक को कहते हैं, क्या कहते हैं मादा युग्मक को, तो मादा जो युग्मक है उसको हम लोग अंडाणु कहते हैं, और जो पुरुष युग्मक जो होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो शुक्राणु, स्पर्म कहते हैं, इसको ओवम कहते हैं। अब देखते हैं कि लैंगिक जनन में क्या होता है। लैंगिक जनन में दो विशेष प्रकार के युग्मक कोशिका भाग लेते हैं। वृषणों में नर युग्मक कोशिका तथा को शुक्राणु, टेस्टिस जो है वृषण है उसमें से जो नर युग्मक कोशिका होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, शुक्राणु कहेंगे, तथा अंडाशय में बनने वाली मादा युग्मक कोशिका को क्या कहेंगे, तो अंडाणु कहेंगे। इसको कहीं कहीं डिम्बाणु भी लिखा रहता है, कहीं कहीं ओवा भी लिखा रहता है, तो यही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा कितना है वह किस पर निर्भर करेगी, तो वायुमंडल में नमी पर, वायुमंडल में नमी पर वर्षा की मात्रा निर्भर करेगी। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा तथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। ये जितना भी डिपेंड करता है वह सब वायुमंडल के अंदर कितना नमी है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर कि UNEP का मुख्यालय अवस्थित है। तो UNEP का जो मुख्यालय है वह कहाँ अवस्थित है, तो नैरोबी में। UNEP पहले है क्या, तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म हुआ।
इसका पूछा जाएगा कि स्थापना कब हुआ, तो इसका जो स्थापना है वह 1972 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है तो कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है वह नैरोबी में है। कहाँ है, तो केन्या के नैरोबी में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 45 नंबर, कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है। उद्देशिका में जो निम्न शब्दावली किस अनुक्रम में दी गई है वह दिया हुआ है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न साम्राज्यवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यही लाइन से लिखा हुआ है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया। तो जो सबसे पहला कारखाना लगा वह सूरत में लगा। अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी स्थापना कब हुआ, तो 1664 में कॉलवर्ट के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा, तो कॉलवर्ट के द्वारा। और भारत में फ्रांसीसी कारखाना फ्रैंक कैरे के द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, कि निम्न में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता। स्थानीय जो लोकल गवर्नमेंट है उसके कार्य में नहीं आता, तो वह सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, यह स्थानीय सरकार के कार्य में नहीं आता। लोक स्वास्थ्य सफाई ये सब आता है, सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं सब आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। तो यह कौन निर्धारित करता है, तो यह लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को निर्धारित करता है। अब देखिए अनुच्छेद 110 के 3 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका सत्यापन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। सत्यापन कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और किस अनुच्छेद के तहत करेगा, तो 110 के 3 के तहत। अब उसका निर्णय ही अंतिम होगा, वो जो निर्णय लेगा वही अंतिम होगा। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति को पूर्व सिफारिश से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक किसके तहत, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से लोकसभा में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है। तो वित्तीय जो पैसा वाला आपातकाल है वह कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है, तो इसका अधिकतम अवधि कोई नहीं है, मतलब इसका लिमिट कुछ नहीं है। अब वित्तीय आपातकाल है किस अनुच्छेद, राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में क्या कर सकता है, तब वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहले चरण में उस घोषणा के 2 माह तक यह पहले परिवर्तन में रहेगा, 2 माह तक लगेगा। यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है तो यह अनिश्चित काल तक बना रहेगा। तो जब तक भारत की स्थिति, भारत की दुर्दशा ठीक नहीं होगा तब तक यह लगा रह सकता है, अर्थात जब तक वह वापस नहीं लिया जाएगा तब तक यह लगा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि रिहंद जल विद्युत परियोजना से देश के किन किन राज्यों को लाभ मिलता है। अब रिहंद जो जल विद्युत परियोजना है उससे देश के उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य को लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य को लाभ मिलता है। इससे पहले जो क्वेश्चन है 50 नंबर छूट गया है। 15 क्वेश्चन देखते हैं, कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में दिया हुआ कथन इसमें से सही नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है, ये तो राइट है। वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है। इसमें दिया हुआ कि वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, तो महान्यायवादी संसद का सदस्य ही नहीं होता। किंतु वह क्या करता है कि सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन सदस्य नहीं होता, ठीक है। पर वोटिंग में भी भाग नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें वोट भी नहीं दे सकता। वह लोकसभा के किसी समिति का अध्यक्ष हो सकता है। लोकसभा में अगर किसी समिति है तो उसका सदस्य भी हो सकता है। वह भारत सरकार की ओर से सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है, कोई भी न्यायालय में वह सुनवाई कर सकता है। वह राष्ट्रपति के पर्यायद पद धारण कर सकता है, ये भी सही है। वह लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है, लेकिन वह कैबिनेट का जो सदस्य होता है ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वह महापौर होता है। अब महापौर, या इसको हम क्या कह सकते हैं, तो नगर प्रमुख कह सकते हैं। यह नगर निगम का क्या होता है, उच्चतम अधिकारी, सबसे बड़ा पद इसी का होता है। मेयर का मुख्य कार्य निगम के विधायी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना है, इसका मुख्य कार्य है। नगर निगम आयुक्त नगर निगम का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कि निम्नलिखित राज्यों और उनके गठन के वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाना है, मतलब उसका जो गठन का जो वर्ष है उसके आधार पर। अब देखते हैं, कूट के अनुसार इसमें आंसर दिया हुआ है, क्रम से दिया हुआ है। अगर इसको हम सजाएंगे तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले होगा क्या, नागालैंड, क्योंकि 1963 ईस्वी में नागालैंड आया। कब आया, 1963 ईस्वी में। उसके बाद नागालैंड के बाद आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। नागालैंड के बाद इसमें आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कब हुआ, तो हिमाचल प्रदेश
नागालैंड के बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आ जाएगा कौन, तो उसके बाद आ जाएगा मणिपुर, उसके बाद आ जाएगा मिजोरम, और लास्ट में जो आएगा सबसे नहीं, पहले आएगा सिक्किम, उसके बाद आ जाएगा मिजोरम। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। 1 2 3 4 और तब लास्ट में 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है। मतलब बिहार में कितनी प्रतिशत जो जनसंख्या है बिहार का वह गरीब है, तो 51.91%। कितना, तो 51.91%। अब सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार भारत का क्या है, तो सबसे गरीब राज्य है। यहाँ की कुल जनसंख्या में 51.91% क्या है, तो गरीब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब कि निम्न में से किस बिट्टो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता। भारत के जो राष्ट्रपति है वह नहीं करते, तो विशेषित बिट्टो जो है इसका प्रयोग नहीं करते। अब विशेषित बिट्टो के बारे में हम लोग समझते हैं, तो विशेषित बिट्टो जो है वह 4 प्रकार में इसको हम बांट सकते हैं, बांटा गया है। क्या, तो आंतरिक बिट्टो, दूसरा है विशेषित बिट्टो, तीसरा है पॉकेट बिट्टो और चौथा है निलंबकारी बिट्टो। अब जो विशेषित बिट्टो है उसको हम लोग किस तरह समझेंगे, तो जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से निरस्त किया जा सकता है उसको हम क्या कहेंगे, तो विशेषित बिट्टो कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। तो संबंधित जो विधेयक है उसको पारित किया जाना चाहिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, एजरा कप किस खेल से संबंधित है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एजरा कप किससे संबंधित है, तो यह पोलो से संबंधित है। जबकि इसमें जो दिया हुआ है, जबकि होलकर ट्रॉफी ब्रिज खेल से संबंधित है। होलकर जो ट्रॉफी है वो किससे है, ब्रिज खेल से है। एजरा कप भारत में सालाना कलकत्ता पोलो क्लब द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका जो आयोजन है वो कलकत्ता पोलो क्लब के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। दिया हुआ इसमें से भारत में प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो हीरालाल जे कानिया। भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। जबकि इसमें सुकुमार सेन दिया हुआ है, तो ये भारत के चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। और ये जो गणेश वासुदेव मौलंकर दिया हुआ है यह क्या थे, तो यह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। जीवी मौलंकर, गणेश वासुदेव मौलंकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब 58 नंबर क्वेश्चन कि रिहंद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है। तो ये देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिलता है। किन राज्यों को, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के। रिहंद जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की क्या है, तो सीमा पर स्थित है। यह रिहंद नदी पर बनाया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश को क्या होता है, तो लाभ मिलता है। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है। तो विश्व की जो सबसे लंबे हाईवे टनल है वह भारत में ही स्थित है। यह मनाली और लाहौल स्पीति से जोड़ती है। कहाँ है, तो सबसे पहले तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और किसको जोड़ती है, तो मनाली और लाहौल स्पीति से जोड़ती है। इसकी लंबाई पूछा जाएगा तो 9.02 किलोमीटर है इसकी लंबाई। इसे अटल टनल नाम भी दिया गया है। इसका जो नाम है इसे अटल टनल नाम दिया गया है। अब पूर्व नाम इसका पूछा जाएगा कि क्या था, इसका पहले नाम क्या था, तो रोहतांग टनल था। रोहतांग टनल था इसका पहला नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो जो गैस है वह नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। 50 डिग्री सी कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो 50 डिग्री जो सेल्सियस है वह 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 50 डिग्री सेल्सियस 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसका जो फार्मूला होता है वह होता है कि C-0/100 और F में से फिर क्या करेंगे, -32/180। इसी को अगर रखेंगे तो हमारा राइट आंसर सॉल्व होके F का मान निकल जाएगा, क्योंकि C दिया हुआ है तो C का मान तो हम लोग डाल सकते हैं 50 - 0, और इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारा जो F का मान आएगा वह 122 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 122 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। कौन शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, तो वह यूक्रेन नहीं है, क्योंकि रूस है, कजाकिस्तान है और भारत है। ये सब शंघाई SCO में है, शामिल है।
अब देखते हैं एससीओ के बारे में पढ़ते हैं। तो शंघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है। कैसा संगठन? तो अंतर सरकारी संगठन है। यह संगठन राजनीतिक, अर्थशास्त्र, विकास और सेना के मुद्दों पर केंद्रित है। अब पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना, तो इसकी जो स्थापना है 1996 में, और कौन कौन देश था? तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान के नेताओं के द्वारा शंघाई 5 के रूप में हुआ था। मतलब 5 गो देश था, चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के रूप में हुआ था। अब वर्तमान में इसमें कितना हो गया? तो अब 8 देश शामिल हो गया। अब कौन कौन है? तो रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और भारत इसके सदस्य है। 2001 में गठन 2001 में इसका जो नाम था वो क्या हुआ? इसका चेंज हो गया, नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया। सितंबर 2023 तक यानी पूरे 1 साल तक भारत शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का सदस्यता करेगा, अध्यक्षता करेगा। कब तक करेगा? तो 2023 तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं कि बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया? तो ये जो बाल्को है यह सोवियत संघ की सहायता से किया गया। अभी कैसा है? तो एल्युमिनियम कंपनी है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1965 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ। इसके प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो कोरबा या कोयना में है। कहाँ है? तो कोरबा में है और कोयना में है। कोरबा मध्य प्रदेश में शायद होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया गया? तो फीफा जो अंडर 17 महिला विश्व कप का 2022 में जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो भारत के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत के। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउको को किस भाषा के लिए दिया गया था? तो यह कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था। किस भाषा में? कोंकणी भाषा में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया? भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया वह 1979 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया। 1877 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज का जो मुख्यालय है वह कहाँ कर दिए? तो बम्बई से लाहौर बना दिया गया। इसे मुख्यालय पहले कहाँ था? तो इसका जो मुख्यालय था वो बम्बई था आर्य समाज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कि निम्न में से कौन सा जायद की फसल है? तो जायद की जो फसल है वह ककड़ी हो जाएगा, खीरा हो जाएगा, ये सब जायद फसल है। जायद क्या है? तो रबी और खरीफ के मध्य में जो बोए जाने वाले फसल है उसको हम लोग क्या करते हैं? जायद फसल कहते हैं। अब पूछा जाएगा इसकी बुआई कब होगा? तो फरवरी से मार्च तक इसकी बुआई हो जाती है जायद की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह है राजीव कुमार है। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें CEC के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने सुशील चंद्रा की जगह ली। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को देश का नया थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। तो जो मनोज पांडे है इनको क्या किया गया? तो थल सेना प्रमुख बनाया गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर का अनुमान है? तो ये जो वृद्धि दर का जो अनुमान है वह 3.9% हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा 70 तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट सेट आएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।